नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे की शुभारंभ से पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली आपके लिए शुभ ही रही होगी और आगे भी अगले दीपावली तक सब कुछ आपका शुभ ही होगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको प्रणाम करता हूं। नमस्कार, शुभ रात्रि और शुभ। मित्रों, आज की बात बिना किसी लाग लपेट के सिर्फ एक ही मुद्दे से शुरुआत करूंगा। ऋषि सुनक का इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनने की घोषणा हुआ। आज उन्होंने वहां के किंग जॉर्ज से अधिकार पत्र मतलब नियुक्ति पत्र भी प्राप्त कर लिया है। 28 तारीख को उनका शपथ ग्रहण हो जाएगा। मतलब अब प्रधानमंत्री बनने के तरफ सारी बाधाएं दूर हुई। नियुक्ति पत्र हाथ में मिल जाने के बाद सिर्फ शपथ ग्रहण की फॉर्मेलिटी है। बाकी ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन गए। ऋषि सुनक अभी 45 दिन पहले भी प्रधानमंत्री के रेस में सबसे आगे चल रहे थे। भारत में तमाम लोग उनके लिए शुभकामनाओं का दौड़ चला रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे वह स्वयं प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आदरणीय प्रेम निवास दीदी जी को सादर प्रणाम। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद मुझे मिले, प्राप्त होता रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। मित्रों, ऋषि सुनक तब जब पिछली बार लिस्ट से परास्त हो गए थे तो हमारे देश में बहुत सारे लोगों को ऐसे खुशी हुई जैसे भारत पाकिस्तान विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को पटकनी दे दी। सोशल मीडिया पर इतनी विरोध लोगों ने किया। कुछ लोगों को तो मैं निजी तौर पर जानता हूं, कुछ लोगों का मेरे मन में बड़ा आदर सम्मान सत्कार है, जिन लोगों ने ऐसी वाहियात बातें सोशल मीडिया पर लिखी जिसकी चर्चा नहीं की जा सकती। लोगों ने यहाँ तक कहा कि यार प्रधानमंत्री तो बन गए थे, फिर ये गाय गोबर करने की क्या जरूरत थी? गोबर की गणेश की पूजा करने की क्या जरूरत है? गाय को गुड़ खिलाने की क्या जरूरत है? हो गया ना सारा गुड़, गाय ने लीद कर दी ना। ऐसे वाहियात बात। मतलब ऋषि सुनक का वहां का प्रधानमंत्री न बनना भारत में हिंदू विरोध की राजनीति करने वाले लोगों को ऐसा खुशी हुआ जैसे उनका कोई बहुत बड़ी मुराद पूरी हो गई। यह एक मनोदशा है जिस पर मैं चर्चा करूंगा। ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक मेरा अपना राजनीतिक अनुभव, सामाजिक ज्ञान बता रहा है कि ऋषि सुनक अगर भारतीय मूल के ही हैं तो वो भारत के सबसे बड़े दुश्मन होंगे, भारत के सबसे बड़े विरोधी होंगे और भारत का नुकसान करने पर तत्पर होंगे। यह अनुभव तक का बताता है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के जो जनरल शासक थे मुशर्रफ, वो भारतीय मूल के थे, दिल्ली बलीमरान के रहने वाले थे। उनके पूर्वज का घर आज भी बलीमरान में है। सबसे ज्यादा भारत विरोध का तगमा लगाए हुए थे और भारतीयों और भारत को फुटियां को नहीं देते। जबकि उलट नवाज शरीफ मूलतः ही पाकिस्तानी है। वो मतलब चूंकि भारत पाकिस्तान जब एक था तब भी वो पाकिस्तान वाले भाग में रहते थे। उनको उनका थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भारत के प्रति रहता है। अपने भारत में देख लीजिए, अटल जी अडवाणी जी दो पुरोधा रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट का। अटल जी चूंकि भारत के आगरा में जन्मे थे, ग्वालियर में पले बढ़े थे और लखनऊ से राजनीति करते थे, दिल्ली में रहते थे। मतलब पाकिस्तान से उनका कहीं कोई नाता नहीं था, पोस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान। लेकिन वो मुसलमान के प्रति थोड़ा सॉफ्ट थे। उसके उलट लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनका जन्म कर्म सब कुछ सिंध में था, जो अब पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के प्रति बहुत कड़े रूप अपनाते थे और मुस्लिम विरोध में सबसे अग्रणी होते थे। क्योंकि उनके दिमाग के किसी कोने में ये बात होता था कि हमको हर बार साबित करना है कि मैं हिंदू हूं और मैं मुस्लिम विरोधी हूं, पाकिस्तान विरोधी हूं। यह एक मानसिकता काम करता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली महिला भी भारत के विरुद्ध में बयान देती रहती हैं, नीतियों का विरोध करती रहती हैं। जबकि उसके उलट अमेरिकी मुल्क के अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जो पहले उपराष्ट्रपति भी थे, तो उपराष्ट्रपति थे तब भी वो भारत के पक्ष में
निर्णय लिया करते थे और अभी राष्ट्रपति बने तब भी लेते हैं, लेकिन उनके उपराष्ट्रपति जो है वो भारतीय होने के बावजूद भारत की पक्ष नहीं लेती। यह अवश्यंभावी है क्योंकि ये वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं, वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति, वहां की नागरिकता है और उनकी लॉयल्टी भी वहीं के प्रति है। और अगर वो सच्चे हिंदू हैं तो फिर हिंदू अपने देश के प्रति लॉयल होता है, ये बताने की जरूरत तो है नहीं। हम अपने देश के प्रति गद्दारी पसंद नहीं करते तो एक हिंदू को अपने देश के प्रति गद्दार होने की कल्पना क्यों कर सकते हैं। रहा दोनों देशों के बीच संबंधों का, तो बोरिस जॉनसन थे, मार्गरेट थैचर थी या किंग जॉर्ज थे, हमारा किसी से साथ कोई दुराव हुआ नहीं। हम तो द्विपक्षीय वार्ता और मल्टी लेवल टॉक पर विश्वास करते हैं, चाहे वो बायलैटरल टॉक हो या जिस तरह का हो, हम तो इस पर करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा है, हमको उससे क्या मतलब। सवाल ऋषि सुनक के बात पर जो भारत में जब से यह चर्चा हुई, मतलब दिवाली की शाम की दिवाली के पटाखों को ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की सूचना ने ढक दिया था, और तब से अब जब मैं आपके सामने बात रखने आया हूं तब तक ऋषि सुनक के अलावा और कोई समाचार चैनल पर समाचार है ही नहीं है। तो मेरे पास समाचार का स्रोत कुछ है नहीं कि मैं भी ऋषि सुनक पर ही आया। लेकिन मैं उन तरह से बात नहीं करूंगा जो आप समाचार पर कल से बोर हो रहे हैं। मेरा आज का उद्देश्य है कि जैसे ऋषि सुनक का बात आया है तब से भारत के बहुत सारे लोग यह उदाहरण देने लगे हैं कि ऋषि सुनक अल्पसंख्यक होकर के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्या ऐसी उदारता भारत में दिखाई जा सकती है? जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनी थी तब भी ये बात हुआ था। मुझे याद है मैं भी एक टीवी चैनल पर था और दो बहुत बड़े मुसलमान प्रवक्ता हैं और वो आमतौर पर राष्ट्रवादी बात करते हैं, तो ऐसे घोर राष्ट्र विरोधियों के साथ मैं चैनल पर मंच साझा ही नहीं करता। और उस वक्त बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उस पर मैं बोलने गया था, तो वो मौलाना जी ने कहा कि देखिए, नहीं सॉरी मौलाना नहीं, एक दलित चिंतक थे, हमारे आजमगढ़ थे, जेएनयू के प्रोफेसर थे। उन्होंने बोला कि देखिए, एक ब्लैक को अमेरिका ने राष्ट्रपति बनाया, यह लोकतंत्र की मजबूत जोड़ों का परिचायक है। क्या भारत में कोई दलित को इस तरह का सम्मान मिल सकता है? उन्होंने बोल के आगे माइक हमारी तरफ आ गई। मैं बोला जी वो तो राष्ट्रपति बना है, हमारे यहाँ भी दलित राष्ट्रपति बना है, दलित प्रधानमंत्री के उप तक बना हुआ है, कैबिनेट मंत्री है, चीफ सेक्रेटरी है, इलेक्शन कमिश्नर है, कई राज्य में राज्यपाल है। हमने तो दलितों के लिए सुरक्षित सीट दे दिया है कि वहां से अनकंटेस्टेड आप जीते, आपका मुकाबला दलित से ही होगा। हमने दलित बच्चों के नकारेपन को भी नौकरी देने की सिक्योरिटी दे रखा है कि आपको नौकरी देंगे। हमने स्वर्ण समाजों का हक मार करके दलितों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, अमेरिका में तो हुआ ही नहीं। तो वो लगे यहाँ मैं झांकने के लिए। मैं यह कह रहा हूं कि यह प्रश्न क्यों उठे कि भाई हम अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाएंगे, बहुसंख्यक को दबाएंगे, या दलित को उठाएंगे, स्वर्ण को दबाएंगे, या क्यों उठे? इंग्लैंड से हमारा क्या मतलब, अमेरिका से हमारा क्या मतलब? हम भारत की परिस्थिति व भारत की बात करें। सबसे पहले दो बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि जब भी कुछ दुनिया में घटता है तो हम उसको भारत के साथ क्यों जोड़ने लगते हैं। दुनिया की राजनीति और भारत की राजनीति में क्या अंतर है, यह बेसिक चीज पहले समझनी पड़ेगी। इंग्लैंड में ऋषि सुनक वाला उदाहरण है, बहुत दूर न जाए। जब बोरिस जॉनसन अमेरिका इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, अपनी निजी कारणों से अर्थव्यवस्था में लाचार हो गए थे और कोरोना काल में उनकी मैनेजमेंट बहुत लचर मानी गई थी। हालांकि उसी दौरान ऋषि सुनक के किए कामों से उनको प्रधानमंत्री तक पहुंच बनाने में आसानी हुआ, जिसके वजह से प्रधानमंत्री को पद गंवाना पड़ा, वो एक अलग मुद्दा है। उसके बाद संसदीय वोट में आगे थे, सभी वोटों में आगे होने के बाद भी इन वक्त पर ब्रिटिश नागरिक लीज ट्रस्ट जो है वो इंग्लैंड के ट्रस्ट जीती और वो वहां के राष्ट्रपति बन गए। लेकिन ना तो ऋषि सुनक ने और ना ही कोई और हिंदू नेता ने यह कहा कि चूंकि ये क्रिश्चियन है और ऋषि सुनक हिंदू है, अल्पसंख्यक के, इस वजह से उनको पछाड़ दिया गया। या किसी ने बयानबाजी, पूरे लंदन के समाचार को हमने बड़ी मतलब 10-15 दिन तक बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया, वहां के टॉक शो को सुना। चूंकि अमेरिका और इंग्लैंड के टॉक शो में आपका इंग्लैंड का टॉक शो आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो हमारी वाली अंग्रेजी है, थोड़ा उच्चारण में अंतर होता है। वो तो
किसी भी पश्चिम देशों का है वो पूरा शब्द नहीं बोलते। वो हम जैसे एकदम शब्द को बहुत बढ़िया से उच्चारण करते हैं अंतिम अक्षर तक, लेकिन वो नहीं करते हैं। वो उनका आधा ही बोलते हैं, बाकी वो को समझा मान लिया जाता है। वो सबके सब ऐसे ही बोलते हैं। तो वो एक प्रोनाउंसिएशन का बात है, बाकी समझने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश ही बोलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ना तो वो इंग्लैंड का स्थानीय क्रिश्चियन हो, या इंग्लैंड का स्थानीय हिंदू हो, या मुसलमान हो, या कोई और हो। एक चैनल पर पाकिस्तानी मूल के बैठे थे जो पहले मेयर भी थे, भारतीय मूल के भी बैठे थे जो वहां के पहले सांसद थे, एक बड़े उद्योगपति बैठे थे। उन्होंने कहा कि लिज ट्रस्ट का भरोसा लोगों पर कायम था और वो रही है। ऋषि सुनक अभी यंग है और उनके लिए आगे मैदान है, और ऋषि सुनक खुद को अगर बढ़िया साबित करेंगे, यह उनके लिए बड़ा बढ़िया बात है कि सिर्फ 10-12 साल की राजनीति में आप प्रधानमंत्री पद के दावेदारी तक पर चर्चा होने लगी। ये गुड अचीवमेंट फॉर यू। और हुआ वही। उल्टे उलट हम भारत में देखें कि भारत में क्या होता है, क्योंकि आपको अपनी परिस्थिति की आकलन करनी पड़ेगी। भारत में एक भारत का भूभाग है, अब तो पूर्णतः स्वतंत्र, एक निशान एक बिना, एक संविधान के तहत आया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की एक अनफॉर्चुनेट मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती सईद। महबूबा जी का महबूब सब पाकिस्तानी होते हैं, उनके महबूब आतंकवादी होते हैं। उन्होंने किसी हिंदू से महबूब बनाने का प्रयास ही नहीं किया। यहां तक कि कोई मुसलमान अगर आतंकी गोली में मारा जाता है, उससे भी वो महबूब नहीं बना पाती हैं। महबूबा का महबूब सिर्फ आतंकी मरता है तो उनका महबूब निकल आता है। उनका आतंकियों से मोहब्बत है और किसी से नहीं है। उन्होंने मनोज सिन्हा के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने पर कहा था कि एक हिंदू को बुलाया गया बिहार से लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर, जम्मू के किसी आदमी को क्यों नहीं बनाया गया। अब मैं संविधान का पन्ना पलटने लगा कि भाई उनके बाद का संविधान के कौन से पन्ने में है, तो पहला ही पन्ना में मिल गया कि राज्यपाल राज्य का नागरिक और मतदाता नहीं हो सकता। सबसे पहला ही पन्ना आ गया। फिर मैं मिलाने लगा, यार ये तो बात ठीक कर रहा है। जब भी मैं देखता हूँ कि अभी बिहार के जो राज्यपाल है वो मेरे बलिया का रहने वाला है, तो उत्तर प्रदेश का हुआ। उसके पहले उत्तर प्रदेश के ये अपने रामनाथ कोविंद साहब थे, उसके पहले बंगाल के थे। फिर मैं देखा कि बंगाल वाले जो है वो राजस्थान के जाट थे जो अभी उपराष्ट्रपति हो गए हैं। मतलब राज्य का आदमी राज्यपाल नहीं हो सकता, ये भारत के संविधान में है। फिर महबूबा मुफ्ती को संविधान पढ़ने नहीं आए, वो पढ़ना नहीं चाहती, या किसी विशेष रासायनिक पदार्थ का असर है कि मुंह में आए वो बोल दे, उनको क्या फर्क पड़ता है। उनके मतदाता, उनके सपोर्टर ये थोड़े पूछेंगे कि आप इस संविधान में लिखे नहीं तो क्यों बोल रही है, और वाहवाही हो रहा है। वो अलग उनके प्रवक्ता टीवी पर बकवास कर रहे हैं, वो एक अलग है। एक हमारे मियाँ जी हैं, उनको और कुछ नहीं, वो क्रिकेट का नाम लेंगे तो 12 में से 2 खिलाड़ी का नाम उनको याद आता है, बाकी 10 का नाम भूल जाते हैं बेचारे। वो हमेशा मुसलमान मुसलमान करते रहते हैं। उनके दिमाग में ये नहीं आया कि हमने राष्ट्रपति मुसलमान बना दिया, चुनाव आयुक्त मुसलमान बना दिया, चीफ सेक्रेटरी मुसलमान बना दिया, चीफ जस्टिस मुसलमान बना दिया, अब क्या बाप बना दे मुसलमान। क्रिकेट का कप्तान मुसलमान को बनाया, हॉकी का कप्तान मुसलमान को बनाया। हमने मुसलमान में तो कोई भेद विभेद किया ही नहीं। तो अब तुम क्या चाहते हो, 11 आदमी का बाप बना दें? इन सब विषयों पर विचार करना पड़ेगा कि हम हर आदमी अपने अपने बात पर, चैनल पर बात करता है कि जी मेरी जात वाले की नहीं हुई, मेरे धर्म वाले का नहीं हुआ, मेरे गांव वाले का नहीं हुआ, मेरे क्षेत्र वाले का नहीं हुआ। भारत की बात करता कौन है? उसके उलट आप अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में अमेरिका का बात होता है। एक भी अमेरिकी ने यह कह करके उपराष्ट्रपति का आलोचना नहीं किया कि जी यह एक भारतीय मूल की हिंदू है और ये उपराष्ट्रपति अमेरिका की क्यों बन रही है, जो कि अमेरिका अमेरिकी जगह है। यह बात तो अमेरिका के किसी नागरिक ने, कोई मतदाता ने नहीं किया। और अमेरिका का लोकतंत्र क्यों मजबूत है? एक मेरे रिश्तेदार हैं ब्रजेश सिंह जी, मेरे फेसबुक पर है भी। ब्रजेश सिंह वहां के सीनेटर का चुनाव लड़ गए हैं और वहां के कारपोरेटर स्तर पर कुछ कहा जाता है वो 2 बार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी के नेता है, और ठीक ठाक कदावर नेता है आर्कासायर के, नहीं बाल्टीमोर के। आर्कासायर तो इंग्लैंड में है, उनके भाई रहते हैं बाल्टीमोर के। बाल्टीमोर एक राज्य है अमेरिका में, वहां के वो बहुत बड़े नेता हैं और उनका मेडिकल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग का काम है। मतलब अस्पताल में मशीन जो इस्तेमाल होती है उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक ठाक पैसे वाले आदमी। तो भारत का लोग वहां पर चुनाव लड़ रहा है, ये बॉबी जिंदल वहां पर गवर्नर तक पहुंचा।
लेकिन एक भी आदमी जो उनके आलोचक थे, जो उनके विरुद्ध में चुनाव लड़ रहे थे, उन लोगों ने उनके नीतियों की आलोचना की, उनके पार्टी की आलोचना दी। एक भी स्टेटमेंट में कहीं ना आया है कि भाई आप मत इनको वोट दो क्योंकि ये इंडियन है, किसी ने नहीं कहा। अमेरिका के चुनाव के डिबेट में हम लोग रहते हैं, सुनते हैं, मतलब चूंकि ब्रजेश जी की वजह से कई बार वहां के डिबेट का वो लिंक भेज देते हैं जिसमें वो रहते हैं। ब्रजेश जी एक डिबेट में भाग ले रहे थे, चूंकि वहां पर चुनाव लड़ने के लिए पब्लिक डिबेट होती है। एक तरफ विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा होगा, दूसरे मंच पर आप खड़ा होंगे, बीच में पब्लिक होगी, आप प्रश्नों का जवाब देंगे। वहां प्रश्न होता है कि विदेश नीति है तो आप कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, हमारा लोकल नीति है, इस पे हमारा हेल्थ नीति है, उसको हम ये करेंगे, आप ये करेंगे। लोग पूछ रहे थे पैसा कहाँ से आएगा, हमारे यहाँ नहीं कि मुफ्त में बिजली देंगे तो ये कोई नहीं पूछेगा कि इसका भरपाई कहाँ से होगा। अमेरिका में ऐसा नहीं, इसलिए तो मुट्ठी भर देश का नागरिकता वाला अमेरिका हमसे बड़ा है, उसके आबादी हमसे बहुत कम है, लेकिन उसकी हैसियत दुनिया में ज्यादा है, क्योंकि वहां पर फालतू के नाम पर मतदान नहीं होता। ऋषि सुनक से हमको क्या सीखना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। ऋषि सुनक से आपको दो चीज सीखनी है कि आप अपने मुल्क के प्रति वफादार रहें, अपने देश के प्रति सच्चे और पक्के रहें। राजनीति आप अपने हैसियत पर लड़ें। आपको सीट हासिल होती है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हासिल होती है तो आप ये मान के समझिए कि आप उस योग्य नहीं हैं या आपके सितारे गर्दिश में है। यह मान के ना चलिए कि चूंकि आप दलित हैं इस वजह से नहीं हुए, मुसलमान हैं इस वजह से नहीं हुए, काले हैं इस वजह से नहीं हुए, गोरे हैं इस वजह से नहीं है, दक्षिण का इस वजह से नहीं है, महाराष्ट्र के इस वजह से नहीं है। हमारे देश में रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियां खुलेआम संविधान विरोधी बात करती हैं और हम उन पर एक बार ट्वीट भी नहीं करते। चर्चा है, आपको 4 पर बता देता हूं, आपको ऋषि सुनक और अमेरिका के उपराष्ट्रपति का बात समझ में आ जाएगा। शिवसेना भाजपा का गठबंधन बड़ा पुराना था। शिवसेना तब टूटी नहीं थी भाजपा से। महाराष्ट्र में उनकी सरकार थी, शिवसेना भाजपा गठबंधन की। केंद्र में भी उनका और शिवसेना का गठबंधन चल रहा था। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी हुई, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रपति का पर्चा कांग्रेस पार्टी की तरफ से भरा। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली मराठी महिला है, इसलिए मराठा प्राइड के नाम पर हम इनको वोट देंगे, हमको गठबंधन से क्या मतलब। अब आप समझ लीजिए कि कोई भी शख्सियत गठबंधन धर्म को तोड़ करके सिर्फ इस बात के लिए वोट दे रहा है कि वो मराठी महिला है और मराठी है, इस वजह से मैं वोट दूंगा। और ये संविधान में लिखा है कि आप जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, संप्रदाय और समुदाय के नाम पर ना तो राजनीति करेंगे, ना वोट मांगेंगे और ना इस पर सार्वजनिक चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे संसद का चुना हुआ सदस्य, संविधान का शपथ लिया हुआ कैबिनेट मंत्री जब जाता है तो कहता है कि हम स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह बात बोला था। हम बाहरी लोगों को भगा देंगे, घुसने नहीं देंगे, ये महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बोला था। पानी हमारे लिए कम हो रहा है, बाहरी वाले क्यों आ रहे हैं, वहां का नेता सबसे बड़ा लोकप्रिय बोला था। ये बात अमेरिका इंग्लैंड में नहीं होती है, इसीलिए अमेरिका इंग्लैंड में वहां के लोग राष्ट्रपति बनते हैं, वहां का बिहारी हिंदू नहीं बनता है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग आलोचना में बकवास कर रहे हैं वो इस बात पर बकवास कर रहे हैं कि एक हिंदू बन गया, हिंदू बन गया, तो आप इस बात पर प्राउड क्यों नहीं कर रहे हैं कि ऋषि सुनक है कौन, पहले जान लीजिए। ऋषि सुनक की पहले हैसियत जानिए, उसके बाद आप उन पर बकवास करिएगा। ऋषि सुनक इंग्लैंड के सबसे पैसे वाले पार्लियामेंट्रियन हैं। उनकी कुल संपत्ति इंग्लैंड के महारानी के संपत्ति से भी ज्यादा है। आप पहले उनकी हैसियत जानिए। ऋषि सुनक के ससुर जी अपने इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति साहब हैं और नारायण मूर्ति की बेटी से उनकी शादी हुई है। तो आप उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन लगा दें। जिसकी आर्थिक हैसियत महारानी से ज्यादा हो उसकी आर्थिक स्थिति लगा दें। अब आते हैं उसकी शिक्षा पर। ऋषि सुनक ब्रिटेन के सबसे महंगे स्कूल में पढ़े हैं, जिसका खर्चा इंग्लैंड के लोग नहीं वहन कर सकते थे। गैर इंग्लैंड वाले का तो सोच ही, मतलब सपने में बियॉन्ड द इमेजिनेशन था। उस स्कूल में उनके पिताजी ने उनको पढ़ाया था। तब उनका बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, क्योंकि मेडिकल की शॉप उनकी माताजी चलाती थी और पिताजी एक मामूली काम करते थे।
इन्फोसिस के बेटी से शादी हो जाने की वजह से इन्फोसिस का शेयर उसके बेटी के पास आया और उनकी बेटी इनकी पत्नी हो जाने की वजह से पति और पत्नी का धन मिलकर के ज्यादा हो गया, क्लियर हो जाए। वो भारत की तरह से नहीं है कि लालू प्रसाद यादव वेटरनरी अस्पताल के चपरासी वार्ड की जमीन पर सोते थे, जब मुख्यमंत्री हो गए तो अब धरती के हर भूभाग में उनका अपना बिल्डिंग बंगला हो रहा है। भारत में स्टेचर पर घूमते हैं और सिंगापुर में दौड़ लगाते हैं बीच पर। उस तरह का ड्रामा वहां नहीं होता है। ऋषि सुनक दुनिया के टॉप विश्वविद्यालय से MBA है, दुनिया के टॉप विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है। मतलब पढ़ाई लिखाई में भी उन्होंने झंडा गाड़ रखा है, धन संपत्ति में भी झंडा गाड़ रखा है। वो आदमी अगर प्रधानमंत्री की अनाउंसमेंट होने के बाद जब उनको किंग मतलब राजा, तो जॉर्ज, किंग जॉर्ज कहा जाएगा उनको, पहले प्रिंस चार्ल्स थे, अब तो किंग हो गए। तो जब किंग चार्ल्स उनको नियुक्ति पत्र दिए तो वो सबसे पहले उस नियुक्ति पत्र को लेकर के स्थानीय मंदिर में गए और अपने से उम्र में छोटे पुजारी का पांव छू करके प्रणाम किया है। पहले ये बात नोट किया जाए, पुजारी की कोई हैसियत नहीं आर्थिक रूप में। जब महारानी के संपत्ति से ज्यादा इनकी संपत्ति है तो पुजारी की संपत्ति क्या होगा, गरीब ब्राह्मण। उम्र पुजारी की ऋषि सुनक से छोटा था, हैसियत की कोई बात नहीं, भैया प्रधानमंत्री का नॉमिनेटेड उम्मीदवार है और एक तुम मामूली पंडित मंदिर के पुजारी हो। लेकिन ये सत्य सनातन की शक्ति है, मान्यता का मूल्य है कि हमारे यहाँ पूजो विप्र सकल गुण हीना वाला बात चरितार्थ हम उसको मानते हैं अक्षर से। वो पंडित का पुजारी है तो मेरे लिए आदरणीय है। उन्होंने उसका शीश पर अपना पांव, उनके पांव पर अपना शीश रख करके प्रणाम किया, या टीवी में चला है, संस्कार नहीं छोड़ा। उसके बाद उन्होंने स्थानीय मंदिर में गाय को गुड़ खिलाया, पानी पिलाया, भोजन कराया और गौ पूजा करके अपने घर आए। प्रधानमंत्री के नॉमिनेटेड होने के बाद हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि ये पिछड़ापन है। एक बहुत बड़े IAS अफसर की पत्नी है, हमारे फेसबुक पर भी हैं। ऋषि सुनक जब पिछली बार पिछड़ गए थे तो उन्होंने फेसबुक पर लिखा था, यार जीत तो गए थे, गाय गोबर में काहे उलझ गए, पटक दी ना गोबर ने, लीद कर दी ना आपके भविष्य पर। मतलब उनको इस बात की खुशी थी कि गाय गोबर करने वाले को वहां से हटा दिया गया। मतलब ये मोदी की हार है। आप हर मामलों में मोदी को मिलाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, यह बात नोट कर लिया जाए। अब अगर जिन लोगों को यह समझ में आती होगी कि अनपढ़ आदमी ही धर्म भीरू होता है, पढ़ा लिखा आदमी आधुनिक और समझदार होता है, वो ऋषि सुनक से जरूर मिल ले। अच्छा, आप कहेंगे भाई ऋषि सुनक से मिलने के लिए वीजा पासपोर्ट लगेगा, हमारे पास वीजा पासपोर्ट नहीं है, तो आप एक बार TN सेशन से जरूर मिलिएगा। हालांकि अब वो नहीं रहे। TN सेशन क्या था कि मैं ओखला से नेहरू प्लेस के तरफ जा रहा था, सॉरी लाजपत नगर की तरफ जा रहा था, तो कालका मोड़ से जब मैंने अपनी गाड़ी मोड़ी तो देखा कि एक भारी भरकम पर्सनालिटी गाड़ी में से उतर रहा है और 10-20 कमांडो उसको घेरे हुए हैं। तो हमारा क्या है, अपनी मनोविज्ञान बता देता हूं कि मैं अगर कहीं खड़ा रहूं और वहां पर ऐश्वर्या राय एकदम अत्यंत आधुनिक और उत्तेजक ड्रेस में आवे और एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आवे, तो मेरी ऐश्वर्या राय से नजर हट करके लाल बत्ती की तरफ जाएगी कि यार ये कौन आदमी है। अपना आकर्षण उधर होता है। लाल वही ब्लैक हेड कमांडो के प्रति आकर्षित हुआ कि भाई कौन आदमी, कोई अपने मेरा नेता ही होगा। तो देखा तो TN सेशन साहब थे। TN सेशन साहब को मैं बढ़िया से जानता था, चंद्रशेखर जी के जमाने में प्रधान सचिव हुआ करते थे, राजीव गांधी के जमाने में बल्कि थे और चंद्रशेखर जी तक थे और हम लोग उनसे मिले हुए हैं। तो मैंने देखा एक लंबा चौड़ा पर्सनालिटी में बड़े बड़ा तून था उनके पास, बैठ जाते थे तो उठा नहीं जाता था। सड़क से मैं समझता हूँ कि आधा किलोमीटर दूर होगा मंदिर, ऊंचाई बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूँ कि 100 फीट से ऊपर होना चाहिए माँ कालका का वो मंदिर सड़क से, और उभड़ खाबड़ रास्ता है, टूटी फूटी रास्ता है, कोई जीना उना नहीं बना, पथरीली रास्ता है। हालांकि अब तो जीना भी बन गया। उस पर भूईपोरो TN सेशन साहब जा रहे थे। भूईपोरो समझते हैं, जमीन पर लेट लेट करके जाना, जमीन पर लेट के आदमी फिर हाथ से निशान खींचता है, फिर उस निशान पर जाके फिर लेटता है, ऐसे करके मतलब 2 बार लेट जाने के बाद खड़ा नहीं होया जाएगा। TN सेशन साहब जैसे भारी भरकम पर्सनालिटी वाले को मेरे आंख से आंसू आ गई। और जिन लोगों को TN सेशन की योग्यता पर संदेह होगा वो जान लीजिए कि वो IAS अफसर थे और अपने बैच में टॉपर थे।
आईएएस की परीक्षा का जरा फार्म भर के अपनी औकात नाप लीजिएगा। जो लोग कम से कम हिंदू धर्म का आलोचना करते हैं, खुलेआम की अनपढ़ लोग हैं, धर्मभीरू लोग हैं, इनको ज्ञान दीजिए, इनको दिमाग में गोबर मत डालिए। ऐसी अकबास बकवास जो लोग करते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि एक बार टीएन सेशन की डिग्री का मुकाबला कर लीजिएगा। उन्होंने जो परीक्षा पास किया उसकी जान लीजिएगा। एक बात और आपको बता देता हूँ, हालांकि अब नहीं रहे यशपाल साहब, आज सूर्य ग्रहण था। यशपाल साहब अगर जिंदा होते तो आज जरूर टीवी में बुलाए जाते और टीवी वाले उनके घर कैमरा लगा देते थे। एक बार उनसे हमारा मुलाकात हुआ एक चैनल पर। यशपाल जी का मतलब मैं जब उनको साक्षात देखा तो बिल्कुल उनका पांव छुआ और बड़ी आत्मीयता से मेरे सर पर हाथ रख के बोलो, हाँ बादशाह क्या नाम है तुम्हारा? मेरे सर, मेरा नाम राकेश परमार। अच्छा, यही नौकरी करते हो? मैं, नहीं सर, मैं भी ग्रहण पर बोलने के लिए आया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो तुमने भूविज्ञान में क्या पढ़ाई क्या किए हो बेटा? सर हम तो बिल्कुल अनपढ़ आदमी है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब बतिया ऐसे रहते जैसे। तो जब वार्ता होने लगा, टीवी भी खुली और टीवी के पहले भी मतलब हिंदी में उन्होंने मतलब जितना देर तक बात की टीवी पर और टीवी के इतर भी, अंग्रेजी का एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, एक शब्द अंग्रेजी का नहीं इस्तेमाल किया। टीवी में बोले देखिए ये गणित में हिसाब का मामला है, जो लोग हिसाब किताब लगा सकते हैं वो यह पढ़ सकते हैं कि अगला सूर्य ग्रहण कब लगेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मैथमेटिक्स है आप काउंट करके बता सकते, मतलब मैथमेटिक्स और काउंट शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया। और मैं जब उनसे बात देखा तो हाथ में उनका कलेवा बंधा हुआ था, गले में माला था। तो मैं, हम लोग तो सामाजिक आदमी, छेड़ने का बीमारी है, छेड़ेंगे तभी तो कुछ सीखेंगे। तो हमने बोला सर इतने मतलब हमारे देश के अभी लिविंग लीजेंड है आप, वैज्ञानिक है आपने ये मंदिर उंदिर ये सब कलावा उलावा के चक्कर में क्यों पड़े? क्योंकि आपको तो पता है कि पृथ्वी गोल है, आपने तो यह प्रूव किया हुआ है, आपको पता है वो सूर्य है और कुछ नहीं है। पृथ्वी और चाल के बीच में चूंकि आ जाता है, छाया पड़ता है, इस वजह से होता है, ये तो आपको पता है। वहां कोई राहु जाकर के काटता नहीं, जैसा बताया गया कि राहु काट रहा है, ग्रहण लग रहा है, तो आप ये सब क्यों करते हैं? उन्होंने जो कहा वो बात आपको बता देता हूं, टाइम ज्यादा हो गया, ये अंतिम वाक्य शब्द बताऊंगा। उन्होंने बोला बेटा तुमने अपना नाम क्या बताया था? मैंने सर राकेश बताया था। आप राकेश से याद रखे, लंबा चौड़ा राकेश सिंह परमार भूलिए, आप सिर्फ राकेश बोलिए। हाँ राकेश, देखो धर्म क्या है और विज्ञान क्या है, जिस दिन तुम दोनों को समझ जाओगे तो फिर कहोगे कि ये दो अलग अलग है ही नहीं है। मैं बोला सर फिर से एक बार कहिए। नहीं नहीं, धर्म और विज्ञान अलग अलग चीज ही नहीं है। तुम्हें विज्ञान अगर पढ़ना है तो पहले धर्म पढ़ो, अगर धर्म पढ़ लोगे तो विज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मैं बोला सर ऐसे कैसे? बोले दो उदाहरण तुमको दे देता हूं छोटी सी। तुमने रामायण में काकभूषण का वाक्य पढ़ा सुना है? मैं बोला जी सुना है। काकभूषण थे, उन्होंने सीता जी के पांव में चोंच मार दिया था तो भगवान गुस्से में उनके पीछे तीर छोड़ दिए। काकभूषण तीनों लोग 14 घूम के आ गए, तीर उनसे एक पीछे रहा था और मतलब उनको ना नुकसान कर रहा था ना दूर हो रहा था। थक करके आके फिर शरण में गए तो बोला कि भाई इस तीर को तो टारगेट पर जाना ही जाना, इसको तो निष्क्रिय किया ही नहीं जा सकता। बोला जान बचा दीजिए प्रभु। बोला चलो तुम्हारे एक आंख फोड़ देते, इसीलिए काक का एक आंख होता है, वो दोनों एक आंख से ही देखता है। मैं बोला हाँ ये हमने पढ़ा है। बोला ये अंदाज बताओ कौश कितना 100 साल 1000 साल पहले का होगा? मैं बोला ये तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। बोला अभी तुमने सुना है एक नाग नाम का प्रक्षेपात यान बना हुआ है यंत्र? में बोला हाँ बना है। उसका जानते हो का? तो टारगेट को खोज खोज करके मारता है। गोली हमारी सीधी जाती है ना, रेंज में जाएगा मरेगा, रेंज में नहीं जाएगा तो गोली मिस कर जाएगी। यह टारगेट अगर इधर उधर भागेगा ना तभी वो खोज खोज करके मारेगा। हमारे पास ऐसी मिसाइलें याद की गई हैं कि जहाज ऐसे ऐसे एट बनाता रहता है और वो मिसाइल उसको एट बनाते बनाते घूम के उसको मारती है टारगेट खोज करके। जो चीज रामायण में वर्णित है उसी पर विज्ञान काम करके इस तरह के हथियार बना रहा है। तुमने सुना था ना ब्रह्मास्त्र, तुमने सुना था ना पशुपास्त्र, आज वो अणु बम परमाणु बम वही है। आज नहीं कहा जाता है कि हे पार्थ ब्रह्मास्त्र मानव कल्याण के लिए होता है, धरती विनाश के लिए नहीं, इसका इस्तेमाल मत करो। तो आज लोग कहते हैं ना कि परमाणु बम युद्ध रोकने के लिए होता है, चलाने के लिए नहीं होता। वो वही चीज है।
और एक बार और बोलो, अभी टीवी वाला बुला लेंगे। पुष्पक विमान का नाम सुना है, जिस पर भगवान राम आए थे, रावण का विमान था जी। तो अब तुम्हारे प्रधानमंत्री के पास पुष्पक विमान है, आज का राजा वही है। अब तो बल्कि ये है कि तुम्हारे पास पैसा, तो तुम्हारे पास पुष्पक विमान है। विमान तो अब बना ना, कल्पना रामायण में पहले कैसे है, जबकि रामायण तो विमान बनने के पहले से लिखी जा चुकी है। तीसरा, अगर हनुमान चालीसा का पाठ तुम करोगे तो जो हनुमान चालीसा में सूर्य से जमीन की दूरी का वर्णन हनुमान चालीसा में है, जो जो नहीं कर तुम माना, और वो आज जा करके साबित किया गया कि हाँ भाई वो उतना ही दूरी है जो हनुमान चालीसा। कई सौ कहा जाता है कि अकबर के दरबार में साधु को तुलसीदास जी को गिरफ्तार कर दिया तो हनुमान चालीसा बुलाते, उस वक्त तो दूरी नापी ही नहीं गई थी, यंत्र ही नहीं बना था। प्रकाश की चाल आज हम पढ़े हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में पहले है। तो जब इस चीज को तुम जान लोगे, मैं बोला वो तो मैं मान लिया, ये लाल धागा से क्या है, बोला हाँ ये सनलाइट का प्रभाव है। कहा जाता ना कि पुखराज पहनोगे तो ज्यादा बोलोगे, पुखराज पीला होता है और सूर्य में 7 किरणें होते हैं, तुमको पता है। मैं बोला ये मैंने पढ़ा है, सोता बैनी आह पी नाला, बैगनी नीला नारंगी, उसका शॉर्ट नेम है बैनी आह पी नाला। मतलब ब से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, बैनी आ, पी से पीला, ना से नारंगी, लाल से लाल, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। बड़ा खुश है, बोले ये तो बड़ा शॉर्ट है, हम लोग इसको अंग्रेजी में पढ़े। बोले सर हम इसको हिंदी में पढ़े। बड़ा शुद्ध शब्द है कि बैनी आ पी नाला, ये 7 रंग का प्रकार का है सर। बड़ा प्रभावित है मेरे इस सूत्र से। बोला यार हाँ ये तो बड़ा नया सूत्र है, मैं भी याद करूंगा। 3-4 बार पूछे हमसे, हाँ या बैगनी, हाँ बिल्कुल क्रम तो वही है। तो उसी क्रमों में अलग अलग राशि की लाइटें उससे, उस स्टोन से आकर्षित होकर शरीर में संचालित होती है, इसीलिए ये स्टोन पहना जाता है। और इनका असर धागे से नर्व सिस्टम को बांधने का होता है। मतलब वो बताए तो बड़ी 1.5 घंटा की बात मैं आपको 20-25 मिनट में क्या बताऊं। मैं भारत के उन धर्म मूढ़ों से कहना चाहता हूँ, बुद्धि विहीनों से कहना चाहता हूँ कि अपने दिमाग में मोदी विरोध में हिंदू विरोध मत करो। नाश हो चुका है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। अब आगे जब गदा पड़ेगा शिव जी की, तब जाकर के समझोगे, या हनुमान जी की गदा पर समझोगे। समझ लेना, ऋषि सुनत अपने इंग्लैंड का हुआ है, तुम्हारा नहीं हुआ है। और ऋषि सुनत से पहले हमारे यहाँ अपने अपने प्रदेव लोग हुए हैं। ऋषि सुनत के नाम पर अपने पेट में दर्द मत कहो। और अंत में समाचार चैनल और कहूँगा कि दिवाली में कितनी जगह आग लगी होगी, कितने जगह लोग घायल हुए होंगे। इन सब समाचारों से लोगों को महरूम करके सिर्फ ऋषि सुनत बताए हो, साले तुमको पाप पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि लोग चैनल बदल देंगे, देखेंगे नहीं। वो दिन आने से पहले समझ जाओ, और नहीं तो लोग तुमको सुधार देंगे। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। आगे हर दिन आपके जीवन में रोशनी से जगमगाता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश वर्मा आप सबको सादर करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्य सनातन की जय हो।